हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी में आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 30 नंबर का जो है हिंदी भी वहाँ पे आपका वेटेज रखता है। नॉर्मली हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हिंदी में तो हो ही जाएगा। हिंदी मतलब ऐसा माइंड में होता है कि हिंदी तो ईजी होती है, लेकिन होता यह है कितना भी कोई चीज़ ईजी हो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जाम में हो सकता है जो सबसे आपको लग रहा हो जहाँ पे ज़्यादा आप स्कोर करेंगे वहीं पे आप सबसे कम स्कोर भी कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है अगर आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं किया है। बात करें सीटेट की हिंदी की, तो सिर्फ यहाँ पे अगर इजी की बात करें तो सिर्फ पैसेज है जो आप इजी बोल सकते हैं। इसकी पेडागोजी को आप इजी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो लेवल पिछले प्रीवियस ईयर को देख के पता चल रहा है ना, उसका पेडागोजी का अच्छा खासा लेवल है। इतने सारे उपागम वहाँ पे पूछ दिए जाते हैं कि दिमाग से बिल्कुल चीज़ें हिल जाती हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, 5 से 6 मान लीजिए, जो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आप टैग वर्ड के थ्रू कर सकते हैं कि कौन सा सबसे पॉजिटिव जो है आपका ऑप्शन, उसको टिक करेंगे। बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको 4 से 5 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मान लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होंगे जो आप सिर्फ अपने समझ पे कर लेंगे। पहले बात और थी पेडागोजी की कि आप नॉर्मली ऐसे ही कर लेंगे। लोग बोलते थे कि पेडागोजी तो ऐसे ही हो जाएगी, समझ समझ के करना। अब आपको पेडागोजी में भी बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे कितने सारे उपागम पूछ रहा है, तो आपको नई चीज़ें पता होंगी तो वहाँ पे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जैसे तो यहाँ पे हमें पेडागोजी के लिए भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि पेडागोजी में भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वो एक टैग वर्ड हो रहे हैं उनके समग्र भाषा पद्धति, समग्र भाषा प्रक्रिया, संप्रेषणात्मक भाषा प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उपागम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि प्राकृतिक उपागम हो गया आपका, संप्रेषणात्मक उपागम हो गया, प्रत्यक्ष विधि हो गई, श्रव्य भाषिक विधि हो गई। ये पेपर रखा है, उसी से मैं देख के बता रही हूँ। मतलब कुछ चीज़ें अगर आप जान लेंगे, जैसे जो चीज़ें मोस्टली आती हैं, पूछी जाती हैं कि इन टैग वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ये जो शब्दांश है इनका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको नहीं भी पता है एक किसी चीज़ का अर्थ या दो का अर्थ, तो आप उसको कम से कम जो आपके ऑप्शन है उनको काट तो पाएंगे। काटने का मतलब है कि आप ये देख लेंगे कि प्रत्यक्ष विधि तो ये होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प्राकृतिक उपागम तो ये होता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो उसके लिए मतलब एक तुक्का होता है। तुक्का ऐसे नहीं लगाना है कि बस आंख बंद करके बी लगा दिया, उसमें भी आप छांट लेते हैं। फिर आपको दो चीज़ें जब सामने आती है उसमें आपको देखना होता है कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। तो अब पेडागोजी ऐसी नहीं है, अब आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, पूरे सब कुछ बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कंसाइज वे में लिख के रखा है। वो सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका पैसेज के बारे में। पहले पैसेज की थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो चीज़ें कैसे होंगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 30 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। इसमें एक पैसेज आएगा स्टोरी टाइप से। ये भाषा फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने फर्स्ट में हिंदी को चूज़ किया है। तो जो पहला आपका है वो कहानी टाइप से आएगा। दूसरा आपका एक जो पैसेज आएगा वो आएगा कविता टाइप से, उसमें दी होगी। जैसे कि पुराने पेपर की बात करें, ऐसे हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदानों से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। सोच समझ के करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। मतलब चांसेस तो हर चीज़ में रहते हैं, कितनी भी ईजी हो, ज़्यादा ईजी किसी को समझना ही नहीं है। मतलब फिलहाल ये जो कहानी और कविता वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन करना इजी होता है। सिर्फ पेडागोजी के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी आप कम से कम 1-2 कर लीजिएगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि सही होंगी सारी चीज़ें और गलत हो रहे हो क्वेश्चन। तो वो चीज़ आप पहले ही घर में चेक कर लीजिएगा कि क्या सही हो रहे हैं क्वेश्चन, और नहीं हो रहे हैं तो अपनी उन गलतियों पर वर्क अभी कर लीजिए। नहीं तो फिर एग्जाम सेंटर में जहाँ आपको लग रहा है स्कोर अच्छा कर जाएंगे, वहीं अगर आपका कम स्कोर आ जाएगा तो फिर जो गड़बड़ हो जाएगा आपका नंबर का, सब स्कोर इधर उधर हो जाएगा। फिर 88, 89 ऐसे ही सिचुएशन में हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पैसेज की बात, आसानी से आप कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के। तो प्रत्यय हो गया, संधियाँ हो गई, कभी कभी समास से भी क्वेश्चन पूछ देता है। मोस्टली प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, संधियाँ बहुत कम पूछता है, समास आ जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें फिलहाल बेसिक लेवल की आती हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर बिल्कुल भी मत गवाइएगा। अच्छा खासा आप यहाँ पे स्कोर कर ले जाएंगे। संधि विच्छेद भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। प्रत्यय, उपसर्ग, समास और संधि विच्छेद, 4 चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आती होंगी। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी एग्जाम सेंटर में आराम से। अब बात करते हैं हम पेडागोजी की। तो पेडागोजी में 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बोला आपको ऐसे आएंगे जो आप समझ पे कर लेंगे कि बच्चा कहाँ सक्रिय है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ लेवल पूरा टफ होता है। लेकिन अब बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या है, समग्र भौतिक प्रक्रिया क्या है, श्रव्य भाषिक प्रक्रिया क्या है या उपागम क्या है, सैनिक विधि क्या है, श्रव्य भाषिक पद्धति क्या है, किस पर बल देती है,
ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो जानना ज़रूरी है। ये ना कि सिर्फ हिंदी और संस्कृत में, देखिए अगर हिंदी के लिए आप पढ़ेंगे तो जो आपका आपने लैंग्वेज सेकंड लिया होगा, संस्कृत ली हो या इंग्लिश ली हो, हेल्प करेगा आपका। और ये चीज़ें जो ये टैग वर्ड हैं, जो ये शब्दांश हैं, ये आपने जब सीडीपी का अगर प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ ये जो शब्दांश हैं, ये जो वर्ड हैं, जो टैग वर्ड्स हैं, इनका यूज़ ये पेडागोजी में सीडीपी में भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो जो चीज़ हर पेपर में आ रही है, जो चीज़ मतलब सब कहीं आ रही है, सारे सब्जेक्ट्स में आ रही है, वो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही कंसाइज़ वे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे मैं बताऊँ तो सिर्फ मत पढ़िएगा, एक पेज निकाल लीजिएगा, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगी बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगी, आप वो इसका डेफिनेशन मत लिखिएगा, आप जो मैं प्रैक्टिकली तरीके से बोलूँ वो लिख लीजिएगा। आप एक दो बार रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें हटेंगी नहीं तो फिर एक दूसरे को आप खिचड़ी बना देंगे, ऐसे भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे पेडागोजी की, जिससे आप अपना स्कोर यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हिंदी पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, सिर्फ हिंदी नहीं, आपकी दोनों लैंग्वेज में आपकी वर्क करेगी। और तीसरी बात है, आपकी सीडीपी और ईवीएस में भी ये जो शब्दांश हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो गई, आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए सीडीपी में, आपको वहाँ ये सब शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। इनको आपको सीक्वेंस से याद करना है। जैसे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है भाषा सीखना क्या है, अर्जन मतलब भाषा सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है, एक उपागम है, एक कौशल है, या एक कोई और ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है भाषा सीखना एक कौशल है। कौशल कौन से होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एक नंबर में ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा है संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम। बाकी जो इतना सारा कुछ लिखा है आपको उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको वो अपना एक पेज पे लिख लेना है। जैसे कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। अब संप्रेषण क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान। जैसे मेरे सामने मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, मेरे सामने 2 या 2 से अधिक लोग भी हैं, और मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वहाँ तक उनको पहुँच रही है, मतलब वो ग्रहण कर पा रहे हैं, मैं प्रॉपर बोल पा रही हूँ, या वो बोल रहे हैं तो मैं ग्रहण कर पा रही हूँ। तो यही होता है कि विचारों का संकेतों के माध्यम से बोल लीजिए, या हाव भाव के माध्यम से जब एक दूसरे तक पहुँचते हैं विचार, तो वही प्रक्रिया जो हमारी होती है वो संप्रेषण हो जाती है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता तक ले जाना। मतलब शिक्षार्थियों में संप्रेषण की जो दक्षता होती है उसको विकसित करना, उसको डेवलप करना, इसका मुख्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। सेकंड पे हम बात करेंगे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यहाँ पे है, यहाँ पे भाषा प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब भौतिक प्रतिक्रिया होगी तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है जब कोई शिक्षिका बच्चों को, जैसे उसको बच्चों को बताना है कुछ, तो वो अपने फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि का प्रयोग करके जब को समझाएगी या किसी अवधारणा को पढ़ाएगी, तो यहाँ पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक शिक्षिका अपने बच्चों को जब शरीर के अंगों के नाम बता रही है, तो जो जैसे हाथ बता रही है तो हाथ उठाती है, पैर बता रही है तो पैर की तरफ इशारा करके बताती है, या नाक बता रही है तो नाक की तरफ उंगली करती है। तो कौन सी विधि का वो प्रयोग कर रही है, या कौन से उपागम का वह जो है प्रयोग कर रही है यहाँ पे, तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र मतलब टोटल, भौतिक फिजिकल, रिस्पॉन्स यहाँ पे हो जाएगा। भौतिक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाषा हो तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया करा रही है। तो ये हो गया आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रव्य भाषिक यानी सैनिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि को हम सैनिक विधि भी बोलते हैं। और यह विधि क्या होती है, बोलने और सुनने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि हम किसी भाषा को सीख रहे होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा इंग्लिश भाषा को सीख रहा है, किस उपागम या किस प्रक्रिया को वो, इनमें से किस प्रक्रिया को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे बात आएगी श्रव्य भाषिक। क्यों, क्योंकि इसमें नई भाषा सीखी जाती है। और जब इसको सैनिक विधि क्यों बोलते हैं, इसको सैनिक विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको यहाँ की भाषा नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने इस प्रक्रिया का यूज़ करके भाषा सीखी थी। वो क्या करते थे, पहले सुनते थे अच्छे से, जो भी भाषा उनको सीखनी होती थी टेप रिकॉर्डर में लगा लेते थे, उसके बाद वो भाषा बोलते थे। ऐसे करके उन्होंने भाषा को सीखा था। तो इसलिए इसको श्रव्य भाषिक विधि बोलते हैं कि मतलब नई अगर कोई भाषा आपको सीखनी है तो आप बोलेंगे, सुनेंगे,
तो आप भाषा सीख जाएंगे। यानी बोलने सुनने के शिक्षण पर जोर देती है कौन सी प्रक्रिया? श्रव्य भाषिक विधि या सैनिक विधि इसको ही कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि श्रव्य भाषा पद्धति किस पर बल देती है? तो आपको ध्यान रखना है श्रव्य भाषा पद्धति सुनने और बोलने यानी श्रव्य और वाचन पर बल देती है। एक वर्ड आपने देखा होगा, उपागम बहुत यूज होता है। तो उपागम का मतलब होता है कि दृष्टिकोण, अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब हम बात करेंगे उद्गामी साक्षरता। देखिए, उद्गामी साक्षरता बहुत बार आता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उद्गामी का मतलब होता है बेसिक या शुरुआती। अब उद्गामी साक्षरता का संबंध बालक जो भी शिक्षा अपने स्कूल जाने से पहले जो घर में पढ़ाई लिखाई करता है उससे है। तो उद्गामी का मतलब हो गया बेसिक और साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में जो कुछ भी पढ़ने लिखने का काम करता है या जो भी प्रक्रिया उसकी होती है वो किस में आती है? उद्गामी साक्षरता में। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चा अनौपचारिक तरीके से जो भी शिक्षण ग्रहण करता है वह उसके औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है? विद्यालय या शिक्षण केंद्र में। तो वहाँ पे उसके वर्क करेगी तो वो कौन से उपागम का यूज़ कर रहा है या वो कौन से उपागम के अंडर में चीज़ें आएंगी, तो ये वाला आपका हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। क्योंकि बच्चा इसी में जो घर में पढ़ाई लिखाई करता है वो इसमें आती है, उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत आती है। अब तो अभी हम देख रहे हैं समग्र भाषा उपागम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था समग्र भौतिक उपागम। तो इन दोनों में आपको डिफरेंट पता करना है कि जहाँ पे भौतिक आ जाए वहाँ पे मतलब फिजिकल चीज़ों को हम बता के कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाषा आ गया तो ध्यान देना है हमें। यहाँ पे क्या है? समग्र का मतलब ही होता है संपूर्ण। तो बच्चों के भाषा विकास को स्पष्ट समझ पर ये बल देती है। अब स्पष्ट समझ बच्चों की कैसे बनेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बेसिक बच्चों के लिए है ये भी विधि। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको कुछ ऐसा बता रहे हैं जिनको वो अर्थ समझ ही नहीं सकते, अब कुछ भी नहीं समझ सकते। जैसे हमने बच्चों को भी पूरी चीज़ें पता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, हमने दिखा दिया ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये पानी है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अगर हम उनको वो बताएंगे तो नहीं समझेंगे। वो स्पष्ट समझ पर अगर अभी बल देना है तो पूरी चीज़ें हमें बतानी होंगी, जिससे क्या होता है अर्थपूर्ण शिक्षण को हम जो है अंजाम दे सकें, मतलब अर्थपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया वहाँ पे हो सके। वाक्य का अर्थ अगर हम पूर्ण चीज़ें बताएंगे तभी होएगा। अगर हम भाषा के टुकड़ों को तोड़ देंगे या शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उनको बताएंगे तो उसका अर्थ जो है कहीं गुम हो जाता है। तो ये था आपका समग्र भाषा उपागम। इस पर क्या होता है? भाषा विकास की स्पष्ट समझ पर बल दिया जाता है। मेन इसका यही है। तो आपको मेन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा बल देना है और आपको एक पेज पर लिख लेनी है, जिससे आप अपने पेडागोजी में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे है समग्रवादी दृष्टिकोण रखने वाला शिक्षक भाषा को अर्थपूर्ण व पूर्ण वाक्य के रूप में सीखना आरंभ कराता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे यही है कि बच्चों को पहले हम पूर्ण चीज़ें बताएंगे, पूर्ण शब्द वाले अर्थ को ज्ञान कराएंगे, जिससे कि क्या होगा उनकी भाषा जो विकास की समझ है वह स्पष्ट हो सके। तो ये था हमारा समग्र भाषा उपागम। लास्ट हमारा है प्रत्यक्ष विधि। बहुत बार आई है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फिलहाल प्रत्यक्ष विधि के बारे में हम समझेंगे। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की सहायता के बिना ही, मतलब यहाँ पे क्या होता है कोई नई भाषा सिखाई जाती है, लेकिन नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को उनके वातावरण से कनेक्ट करके सिखाइए, पूर्व ज्ञान से मिलाकर सिखाइए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे पूर्व ज्ञान तो उनका मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में जब कुछ सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नई चीज़ या नई भाषा सिखाई जा रही है, लेकिन बिना मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा की सहायता के। मतलब उनको बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, बार बार उनको चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे कि वो भाषा सीख सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह कभी आ जाएगा कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को किसमें जो है नहीं वैल्यू करता है, ऐसी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के बिना ही चीज़ों को सिखाया जा रहा है बच्चों को। अब आपका लास्ट आ जाता है प्राकृतिक उपागम। प्राकृतिक का मतलब ही हो जाता है नेचर, उपागम का मतलब अप्रोच। तो कक्ष में परिचित तकनीकें, मतलब बच्चे जानते हैं, जो बच्चे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें उनके सामने रही हैं वैसी ही तकनीकों का प्रयोग करिए, वैसी ही तकनीकों का प्रयोग करके उनको सिखाइए जो चीज़ें बच्चे जानते हैं, जिनके संपर्क में बच्चे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें नई लेके आ गए तो बच्चों को समझ में ही नहीं आए। बच्चों को समझने में टाइम लगेगा, बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे। जब आप कोई भी चीज़ उनकी जो वो जानते हैं उससे परिचित, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब जाएंगे, जब ज्ञात वाली चीज़ों को जोड़कर उनको नई चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा रहेगा और जो शिक्षण प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भी रहेगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनके आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी ये।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसने आपका हिंदी की पेडागोजी कवर करने की बहुत सारी मैंने कोशिश करी है। कैसा रहा आपके लिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।